चंद्रवन के बीच एक पुराना खंडहर था, जहां अनोखे बीज हल्की रोशनी में चमकते रहते थे। उनके बीच एक सफेद घोड़ा उदास खड़ा था। उसकी आंखें सोने जैसे पौधे पर टिकी थी, जिस पर हीरे जैसे बड़े बीज लगे थे। जाओ और किसी सच्चे, दयालु और लालच से दूर इंसान को यहाँ लेकर आओ। जब वह धन के बजाय अपने परिवार और इंसानियत को चुनेगा, तब तुम्हारी परीक्षा पूरी होगी। ये सुनकर घोड़ा खंडहर से निकला और जंगल की गहराइयों में चला गया। चंद्रवन के पास सूरजपुर गांव में बुजुर्ग किसान रामलाल अपने 2 बेटों राघव और मोहन के साथ रहते थे। राघव की पत्नी राधा और मोहन की पत्नी सुनीता थी। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। मोहन भैया, राघव भैया, जल्दी घर चलिए। रामलाल काका की तबीयत बहुत खराब है, वैद्य उन्हें देख रहे हैं। दोनों भाई घर पहुंचे। वैद्य ने रामलाल को देखा और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे पिताजी बहुत कमजोर हो चुके हैं। दवा के साथ अब उन्हें तुम्हारी देखभाल और साथ की जरूरत है। वैद्य के जाने के बाद रामलाल ने दोनों बेटों को पास बुलाया। मेरे बच्चों, शायद मेरा सफर अब ज्यादा लंबा नहीं है। मेरे बाद घर और दोनों खेत ईमानदारी से बराबर बांट लेना। राघव, तुम बड़े हो, इसलिए मोहन का सहारा बनना। याद रखना, संपत्ति से बड़ा भाइयों का रिश्ता होता है। पिताजी, हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ दिन बाद रामलाल का स्वाभाविक देहांत हो गया। दोनों भाइयों ने नम आंखों से उन्हें विदा किया। कई दिनों तक घर में उदासी छाई रही। मोहन अक्सर पिताजी की सीख याद करता, जबकि राघव धीरे धीरे घर और खेतों का पूरा नियंत्रण संभालने लगा। समय बीतने पर राधा ने राघव से संपत्ति के बंटवारे की बात की। उपजाऊ खेत और पक्का घर हम रख लेते हैं। बंजर जमीन और पुरानी झोपड़ी मोहन को दे देना। तुमने बचपन से पिताजी के साथ खेती की है, इसलिए अच्छी चीजों पर तुम्हारा ज्यादा हक है। लेकिन पिताजी ने बराबर बंटवारा करने को कहा था। मोहन ने सवाल किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कह देना कि तुम बड़े हो और उसे ज्यादा समय से खेती कर रहे हो। गांव का मुखिया भी तुम्हारा मित्र है। मोहन पंचायत जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, कल ही उससे बात करता हूँ। अगले दिन राघव और राधा मोहन के घर पहुंचे। सुनीता भी आंगन में मौजूद थी। छोटे भाई, अब हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। उपजाऊ खेत और पक्का घर मेरे हिस्से में आएंगे। तुम्हें बंजर जमीन और गांव के किनारे वाली झोपड़ी मिलेगी। भैया, मैं तो आपके साथ मिलकर रहना चाहता था, फिर भी बंटवारा जरूरी है तो बराबर होना चाहिए। राघव भैया, यह अन्याय है। सारी अच्छी चीजें आप रख रहे हैं और बेकार हिस्सा मोहन को दे रहे हैं। रामलाल जी की इच्छा यह नहीं थी। मैंने बचपन से पिताजी के साथ खेती की है। मोहन ने सिर्फ 3 साल पहले पूरी तरह काम शुरू किया, इसलिए फैसला बदलेगा नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो पंचायत चले जाओ, लेकिन मुखिया मेरा दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बात गांव का तमाशा बने। मैं ये बंटवारा मान लेता हूँ, लेकिन एक दिन आप समझेंगे कि रिश्तों से बड़ा कोई खेत नहीं होता। मोहन अपना थोड़ा सा सामान लेकर सुनीता के साथ पुरानी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थी, छत से हवा अंदर आ रही थी और पास का खेत पथरीला और बिल्कुल बंजर था। दोनों के पास कुछ बर्तन, थोड़ा अनाज और रामलाल की दी हुई खेती की पुरानी चीजें ही बची थीं। फिर भी मोहन ने सुनीता को हौसला दिया। आपके भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आपने पंचायत में अपनी बात क्यों नहीं रखी? मैं झगड़ा नहीं चाहता सुनीता। मुझे अपनी मेहनत और ऊपर वाले पर भरोसा है। मैं इसी बंजर जमीन को तैयार करके
एक दिन फसल उगाऊंगा। अगली सुबह मोहन कुदाल और छोटा हल लेकर खेत में काम करने लगा। गांव का किशन उसे देखकर रुक गया। मोहन भैया, यह जमीन सालों से बंजर है। अकेले इतनी मेहनत करके आप थक जाएंगे। घर चलाने के लिए कोई दूसरा काम भी ढूंढिए। सलाह अच्छी है किशन, लेकिन कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। मेहनत कभी बिल्कुल बेकार नहीं जाती। मोहन कई दिन मिट्टी साफ करता, पत्थर हटाता और हल चलाता रहा, लेकिन एक अंकुर तक नहीं उगा। एक शाम वो थका हुआ झोपड़ी के बाहर बैठा था। मैं आपकी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन घर में सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा है। आप कोई छोटा व्यापार शुरू कीजिए ताकि कुछ आमदनी होने लगे। व्यापार के लिए धन चाहिए और हमारे पास कुछ भी नहीं है। काश मेरे पास एक मजबूत घोड़ा होता तो हल चलाना आसान हो जाता। गांव के सेठ हरिराम जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर उधार देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति सच सच बता दीजिए। अगले दिन मोहन सेठ हरिराम की हवेली गया और सारी बात बता दी। सेठ जी, मुझे छोटा व्यापार शुरू करने के लिए उधार चाहिए। मैं रंगपुर से मिट्टी के खिलौने लाकर दूसरे गांवों में बेचूंगा। मुनाफा होते ही आपका धन लौटा दूंगा। तुम्हारी बात में सच्चाई है। मैं तुम्हें 30 चांदी के सिक्के देता हूँ। ईमानदारी से काम करना और हर लेन देन का हिसाब रखना। अगली सुबह मोहन रंगपुर के बाजार गया। खिलौनों की दुकान तक पहुंचने से पहले उसने एक सफेद घोड़ा देखा। घोड़े का मालिक रस्सी खींच रहा था और लकड़ी का डंडा जमीन पर पटक कर उसे डरा रहा था। भाई साहब, इस बेजुबान घोड़े को डरा क्यों रहे हैं? शांति से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इसे काम के लिए खरीदा था, लेकिन यह अपनी जगह से हिलता तक नहीं। इसके चारे पर खर्च हो रहा है और मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा। अगर आप इसे रखना नहीं चाहते तो मुझे दे दीजिए। शायद प्रेम और भरोसे से ये काम करना सीख ले। मुफ्त में नहीं दूंगा। 18 चांदी के सिक्के दो और इसे ले जाओ। मोहन खिलौने लेने आया था, लेकिन घोड़े की आंखों में उसे मदद की उम्मीद दिखी। उसने 18 सिक्के देकर घोड़ा ले लिया। अब उसके पास 12 सिक्के बचे थे। सौदा तुम्हारी मर्जी से हुआ है। बाद में मुझे दोष मत देना। मेरे हिसाब से यह तुम्हारे किसी काम का नहीं। मोहन ने घोड़े को पानी पिलाया, उसके लिए थोड़ा चारा खरीदा और धीरे धीरे घर ले आया। रास्ते भर घोड़ा बिना विरोध के उसके साथ चलता रहा, जैसे उसे मोहन पर भरोसा होने लगा हो। सुनीता ने मोहन को खिलौनों के बजाय घोड़े के साथ लौटते देखा तो वो हैरान और चिंतित हो गई। आप खिलौने लेने गए थे और घोड़ा ले आए। हमारे पास अनाज कम है और उधार भी लौटाना है। आपने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? उसका मालिक उसे डरा रहा था। मैं उसे वहां छोड़ नहीं सका। मेरे पास अभी 12 सिक्के बचे हैं। जो काम डर से नहीं होता वो कभी कभी प्रेम से हो जाता है। अगली सुबह मोहन घोड़े को बंजर खेत में ले गया और उसका नाम बादल रखा। बादल, अब तुम सुरक्षित हो। जिन सिक्कों से मैं तुम्हें लाया हूं वे उधार के थे। अगर तुम हल चलाने में मदद कर सको तो हमारा घर संभल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मोहन ने पूरा दिन कोशिश की, लेकिन बादल एक कदम भी नहीं चला। अगले दिन भी वही हुआ। शाम को मोहन उदास घर लौटा तो सुनीता की आंखों में चिंता थी। घर का अनाज खत्म हो गया है। क्या हम राघव भैया से थोड़ी मदद मांगे? मैं उनके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, लेकिन तुम्हें भूखा भी नहीं रहने दूंगा। कल बचे हुए सिक्कों से अनाज लाऊंगा और कोई काम ढूंढूंगा। आधी रात को मोहन आंगन में बादल के पास बैठा अपनी परेशानी सोच रहा था। अचानक बादल इंसानों की भाषा में बोला, मोहन, तुमने बिना अपना फायदा सोचे मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एक घोड़ा इंसानों की भाषा में बोल रहा है।
तुम कौन हो? क्या यह सपना है? घबराओ मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। मैं चंद्रवन में एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। उन्हें बंजर जमीन में बो दोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मोहन ने सुनीता को जगाया। बादल को बोलते देखकर वो भी हैरान रह गई। हे ऊपर वाले, यह घोड़ा सच में बोल रहा है। क्या हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए? तुम दोनों ने मुझे प्यार और सुरक्षा दी है। मुझ पर एक बार भरोसा करो, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन जंगल या किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बादल उन्हें चंद्रवन के खंडहर में ले गया। अंदर रंग बिरंगे बीज चमक रहे थे और कुछ से छोटे अंकुर अपने आप निकल रहे थे। सिर्फ सामने रखे हुए भूरे बीज लेना, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को मत छूना। मैंने बीजों को इस तरह चमकते हुए कभी नहीं देखा। ये जगह सच में अद्भुत है। वहाँ सोने जैसा पौधा भी है जिस पर हीरे जैसे बीज लगे हैं। उसका क्या रहस्य है? उससे दूर रहना, उसका रहस्य जानने का समय अब भी नहीं आया। मोहन ने सिर्फ एक छोटी पोटली भर साधारण बीज लिए। रात को उसने और सुनीता ने बीज बंजर खेत में बो दिए। अब घर जाओ, सुबह तुम्हें अपनी सच्चाई और मेहनत का परिणाम दिखाई देगा। अगली सुबह खेत हरा भरा था और पकी फसल लहरा रही थी। सूखी मिट्टी का रंग बदल चुका था और कल तक खाली दिखने वाली मेड़ों पर अनाज की बालियां हवा में झूम रही थी। मोहन ने मिट्टी हाथ में लेकर देखी, जबकि सुनीता खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। कल तक यह खेत बंजर था और आज फसल से भर गया। मोहन, तुमने ऐसा क्या किया? यह मोहन की मेहनत, अच्छे बीजों और ऊपर वाले की मेहर का नतीजा है। सिर्फ मेहनत से एक रात में फसल नहीं उगती, जरूर कोई राज है। दोनों फसल काटने लगे। मोहन ने फसल बेचकर सबसे पहले सेठ हरिराम का उधार लौटाया। उसने अपने लिए अनाज रखा और थोड़ा जरूरतमंद परिवारों में बांट दिया। इसके बाद वो महीने में एक बार बादल के साथ खंडहर जाता, सिर्फ जरूरत भर बीज लाता और अच्छी फसल उगाता। उसने झोपड़ी ठीक कराई, पानी का छोटा तालाब बनवाया और गरीबों की मदद की। मोहन की तरक्की देखकर राघव और राधा के मन में लालच बढ़ने लगा। बंजर खेत में बार बार फसल कैसे उग रही है? मोहन हमसे ज्यादा समृद्ध हो गया, लेकिन अपना राज नहीं बताता। जरूर उसके पास कोई जादुई वस्तु है, उस पर नजर रखो। अगर कोई अनमोल चीज है तो वह हमें मिल चाहिए। कुछ दिन बाद सुनीता दुर्लभ रोग से बहुत कमजोर हो गई। मोहन उसे वैद्य के पास ले गया। मेरे पास इस रोग की दवा नहीं है, उम्मीद मत खोना। किसी अनुभवी वैद्य या दुर्लभ जड़ी बूटी का पता करो। चाहे मुझे कितनी भी दूर जाना पड़े, मैं सुनीता को स्वस्थ करने का उपाय ढूंढूंगा। मोहन उदास मन से सुनीता को घर ले आया। बादल ने उसे रोते देखा तो कारण पूछा। सुनीता को दुर्लभ रोग है। मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ, बस वो स्वस्थ हो जाए। परीक्षा का समय आ गया है। सुनीता को लेकर मेरे साथ खंडहर चलो। वहां एक साधारण बीज उसे स्वस्थ कर सकता है, लेकिन तुम्हें कठिन चुनाव करना होगा। मोहन ने सुनीता को संभालकर बादल के साथ जंगल की ओर चलना शुरू किया। राघव कई दिनों से मोहन पर नजर रख रहा था। उसने तीनों को चंद्रवन जाते देखा तो तुरंत राधा को बुलाया। दोनों ने फैसला किया कि वे दूरी बनाए रखेंगे ताकि मोहन को उनकी मौजूदगी का पता न चले। खंडहर पहुंचकर राघव और राधा टूटी दीवार के पीछे छिप गए और अंदर होने वाली हर बात सुनने लगे। मोहन, सोने के पौधे पर लगे हीरे जैसे बीजों के बीच एक छोटा भूरा बीज है।
अगर तुम हीरे वाले बीज खेतों में बो दोगे तो अनमोल रत्न उगने लगेंगे और तुम बहुत धनवान बन जाओगे। अगर भूरा बीज सुनीता को खिलाओगे तो उसका रोग दूर हो जाएगा। मुझे धन नहीं, सुनीता की सेहत चाहिए। मैं भूरा बीज चुनूंगा। पहले पूरी बात सुनो। भूरा बीज खाते ही सोने का पौधा और सारे जादुई बीज गायब हो जाएंगे। फिर तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत से खेती करनी होगी। सुनीता मेरे साथ नहीं होगी तो धन मेरे किस काम का? हम दोनों दोबारा मेहनत कर लेंगे। मैं अपनी पत्नी की सेहत ही चुनूंगा। मोहन बीज उठाने बढ़ा ही था कि राघव और राधा लकड़ी के डंडे लेकर सामने आ गए। उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन रास्ता रोक दिया। रुक जाओ, अगर सुनीता ने वह बीज खा लिया तो सारे हीरे गायब हो जाएंगे। मैं इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। भैया, धन दोबारा कमाया जा सकता है। सुनीता की सेहत ज्यादा जरूरी है। डंडा नीचे रखकर रास्ता छोड़ दीजिए। राघव, पहले हम हीरे वाले बीज ले लेते हैं। इतना धन मिल गया तो हमें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। लालच में आकर गलत फैसला मत कीजिए। बादल ने इस पौधे को छूने से मना किया था। अभी भी समय है। डंडे नीचे रख दो और पौधे से दूर हो जाओ। ये किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन लालच में इसे छूने वाले को यहाँ रहने नहीं देता। राघव और राधा ने बात नहीं मानी। जैसे ही दोनों ने पौधे को छुआ, तेज सुनहरी रोशनी फैली और वे गायब हो गए। उनके डंडे जमीन पर गिर गए। किसी को चोट नहीं लगी। भैया और भाभी कहाँ चले गए? बादल, क्या वे सुरक्षित हैं? सफेद रोशनी के बीच एक महात्मा प्रकट हुए। चिंता मत करो, पौधे ने उन्हें जंगल के दूसरे किनारे पर एक सुरक्षित जगह भेज दिया है। जब वे अपनी गलती समझ लेंगे तो उन्हें घर का रास्ता दिखाई देगा। इस पौधे का उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि मन का सच दिखाना है। मोहन ने भूरा बीज सुनीता को खिला दिया। कोमल रोशनी उसके चारों तरफ फैली और कुछ पल में उसकी कमजोरी दूर हो गई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है। आपने सारे धन को ठुकराकर मुझे चुना। मैं आपका प्रेम कभी नहीं भूलूंगी। उसी समय बादल का रूप बदला और सफेद घोड़े की जगह एक राजकुमार खड़ा था। बादल, तुम राजकुमार हो? तुम घोड़े के रूप में कैसे आए? बहुत समय पहले मैंने इन बीजों को इसलिए उगाया था ताकि सूखे और बंजर इलाकों की मदद हो सके। राजकुमार गोपाल ने इनका रहस्य जान लिया। मैंने उसे हीरे वाले पौधे को लालच में छूने से मना किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। पौधे के जादू ने उसे सफेद घोड़ा बना दिया। उसे अपना असली रूप तभी मिल सकता था जब कोई सच्चा इंसान बिना फायदा सोचे उसे अपनाता और परीक्षा में धन के बजाय परिवार को चुनता। मोहन, तुम्हारी दया और फैसले ने आज उसकी परीक्षा पूरी कर दी। मोहन, तुमने मुझे कुछ समय बचाया जब तुम्हारे पास खुद बहुत कम था। तुमने मुझ पर जबरदस्ती नहीं की और अंतिम परीक्षा में सुनीता को चुना। तुम्हारी वजह से मैं अपनी गलती समझकर अपने असली रूप में लौट सका हूं। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। किसी मजबूर जीव की मदद करना और अपने परिवार का साथ देना कोई सौदा नहीं होता। जादुई बीज अब गायब हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक अंतिम बीज देता हूँ। यह तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बना सकता है या तुम्हें बहुत धन दे सकता है। तुम क्या चाहते हो? मुझे अनंत धन नहीं चाहिए। मैं किसान हूँ और अपनी मेहनत से फसल उगाना चाहता हूँ। मेरी जमीन को बस इतना उपजाऊ बना दीजिए कि हम ईमानदारी से जी सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। महात्मा ने मोहन को मिट्टी के रंग का एक बीज दिया। इसे खेत के बीच बो देना। जमीन उपजाऊ होगी, लेकिन फसल तुम्हारी मेहनत और देखभाल से ही उगेगी। प्रकृति के वरदान को हमेशा सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना। मैं अपने राज्य लौटकर तालाब बनवाऊंगा, किसानों को बीज दूंगा और कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करूंगा।
मोहन और सुनीता महात्मा को प्रणाम करके घर लौट आए। उन्होंने बीज खेत के बीच बोया। कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों में मिट्टी उपजाऊ हो गई। दोनों ने मेहनत की और समय आने पर स्वस्थ फसल लहराने लगी। उधर राघव और राधा ने जंगल के दूसरे किनारे अपनी गलती पर विचार किया। सच्चे मन से पछतावा होते ही उन्हें सूरजपुर का रास्ता दिख गया। दोनों सीधे मोहन और सुनीता के पास पहुंचे। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बंटवारे में तुम्हारे साथ अन्याय किया और फिर तुम्हारा राज चुराने की कोशिश की। लालच ने मुझे अपने भाई का दुख देखने से रोक दिया। सुनीता, मैंने राघव को गलत सलाह दी और हीरे पाने के लिए तुम्हारी सेहत को नजरअंदाज किया। मुझे सच्चा पछतावा है। राघव ने उपजाऊ खेत और घर का बराबर हिस्सा मोहन को वापस दे दिया। दोनों भाई मिलकर खेती करने लगे और हर बड़े फैसले से पहले एक दूसरे की सलाह लेते। राधा और सुनीता ने अनाज का भंडार बनाया, जहां से जरूरतमंद परिवारों की मदद होती थी। सेठ हरिराम का सम्मान भी गांव में बढ़ गया, क्योंकि उसके दिए उधार ने मुश्किल समय में मोहन को संभलने का मौका दिया था। राजकुमार गोपाल ने अपना वादा पूरा करके अपने राज्य के किसानों के लिए पानी, अच्छे बीजों और खेती के औजारों का प्रबंध किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच अपनों को दूर करता है, जबकि दया, सच्चाई, मेहनत और परिवार का प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान अपनी गलती मानकर सुधर जाता है, उसके लिए नई शुरुआत का रास्ता हमेशा खुला रहता है।